ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। दोपहर के 12 बज रहे हैं। खबर दिन भर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो 14 साल बाद दिल्ली दहली 10 नवंबर 2025 वो तारीख थी जब दिल्ली में जोरदार कार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर 12 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हैं, अभी भी 20 से ज्यादा घायल, जिनका दिल्ली के एलएचजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी दिल्ली कार धमाके से जुड़ी 20 बड़ी खबरें अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। जिस कार से दिल्ली में धमाका हुआ उसका एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें डॉक्टर उमर दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस में विस्फोटक से भरी ये i20 गाड़ी दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। तस्वीर में सफेद रंग की ये i20 कार नजर आ रही है। यही कार दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई, इसी का ये नया वीडियो है। 10 नवंबर दोपहर 2:05 का ये सीसीटीवी वीडियो आपके सामने। लाल किले में पार्किंग में लगाने से पहले उमर दिल्ली के कैनॉट प्लेस की सड़कों से होकर गुजरा था, बारूद से भरी ये गाड़ी लेकर। आपको बता दें, कैनॉट प्लेस से संसद भवन सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर, यानी 10 नवंबर वाले दिन उमर इस कार को दिल्ली के लाल किला लेकर गया। कैनॉट प्लेस जैसे इलाके में, हाई सिक्योरिटी इलाका आप कह लीजिए इसको, राजधानी दिल्ली का दिल आप कह लीजिए, इन तमाम इलाकों से होता हुआ उमर भीड़भाड़ वाले लाल किले वाले इलाके में पहुंचा था। और इससे पहले दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह अब तक की सबसे भयावह तस्वीर है। ब्लास्ट का वीडियो है, रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। फुटेज में नजर आ रहा है लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों की लंबी कतार है। सड़कों पर काफी भीड़भाड़ है, कार्स हैं, ऑटोज हैं, ई रिक्शा हैं, बसें खड़ी हुई नजर आ रही हैं, लोग पैदल चल रहे हैं। और इसी दौरान धमाका हो गया। धमाका होते ही कुछ वक्त के लिए अंधेरा छा गया। धमाके के बाद हड़कंप मचा, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। वीडियो में गाड़ियों के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। दिल्ली धमाके को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की है, विस्फोटक से लदी i20 गाड़ी, उस पे मौजूद शख्स डॉक्टर उमर ही था। सूत्रों के मुताबिक कार के मलबे से मिले जले हुए शव के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट किया गया है और डीएनए सैंपल मैच कर गए हैं। डॉक्टर उमर के परिवार के लोगों से 100% मैच हुआ है। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे। जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से अवशेष मिले थे, उसी से इनका मिलान किया गया और इससे स्पष्ट हो गया उमर ही कार चला रहा था। उसी ने दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई, 20 लोग घायल। दस नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही है और वो ही कार चला रहा है। दरअसल जिस तरह से सफेद i20 कार के सीसीटीवी फुटेज सामने आए, उससे साफ हो रहा था कि कार में उमर ही है। धमाके के वक्त भी वो कार में ही था, लेकिन धमाके के बाद जिस तरह मलबे में उसका शव मिला, पहचान करनी मुश्किल थी। इसीलिए डीएनए टेस्ट कराया गया और जैसे ही उमर के परिवार के सदस्यों से डीएनए मैच हुआ, ये बात साफ हो गई कि कार उमर ही चला रहा था। बता दें, डॉक्टर उमर ही फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख था। फरीदाबाद में पुलिस की छापेमारी के बाद से फरार था। आतंक के डॉक्टर वाले नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है और अब एजेंसीज के रडार पर डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल हुए लोग भी आ गए, जिनसे जांच एजेंसी पूछताछ करने वाली है। आदिल की शादी हुई थी 4 अक्टूबर को कश्मीर में, जिसमें यूपी से भी कई लोग शामिल हुए।
दरअसल जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदिल की शादी में इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा कोई और शख्स भी शामिल हुआ हो, लेकिन अभी तक उसका नाम सामने ना आया हो। इसी का पता लगाने के लिए डॉक्टर आदिल की शादी में आए एक एक शख्स से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, आदिल सहारनपुर के मेडिकेयर अस्पताल में काम कर रहा था, जिसे 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिल्ली धमाके और फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल को लेकर एक के बाद एक जो नए खुलासे हो रहे हैं। उमर और मुजम्मिल के कमरे से डायरी मिली है। खुलासा हुआ है कि डॉक्टर्स की ये टेरर मंडली काफी समय से आतंक की साजिश रच रही थी। ये डायरी डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। आपको बता दें, उमर और मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे। उधर मुजम्मिल और उमर के कमरों से जो डायरीज मिली हैं उसमें ये दोनों कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो। जो बरामद हुई डायरियां हैं उनमें 8 से 12 नवंबर की तारीखों का जिक्र है, जो ये संकेत दे रहा है कि 8 से 12 नवंबर के बीच किसी बड़ी आतंकी साजिश को ये अंजाम देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को इनके नापाक मंसूबों की भनक लग गई। सूत्र बता रहे हैं डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी हैं जो इनकी आतंकी साजिश का हिस्सा थे या फिर इनकी मदद कर रहे थे। इनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के लोग हैं। अब ये पुलिस की जांच के दायरे में हैं, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो जैश का आतंकी प्लान जो है वो पूरी तरीके से डायरी में नोटेड है, लेकिन उसे डिकोड करना होगा क्योंकि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और तारीखों का भी जिक्र किया गया है। 8 से 12 नवंबर की तारीखें। अब कहने के लिए तो ये डॉक्टर्स थे, लेकिन इनके इरादे बहुत खतरनाक थे। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े धमाके की साजिश लंबे वक्त से ये लोग रच रहे थे। अंजाम देने के लिए उमर और मुजम्मिल सेशन जो एक ऐप होता है, इनक्रिप्टेड ऐप होता है, उसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे किसी भी यूजर के मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती है और ना ही चैट का कोई मेटा डेटा सेव होता है। दरअसल ये एक ऐसा ऐप है जो मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिससे उस मैसेज को सिर्फ वहीं पढ़ सकता है जिससे मैसेज भेजा गया हो। इस ऐप की खासियत यह है कि ये टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो जैसे डेटा को कोड में बदल देता है ताकि हैकर्स या कोई भी तीसरा पक्ष जो है वो इस तक ना पहुंच पाए। दिल्ली धमाके की साजिश में डॉक्टर्स की टेरर मंडली का तुर्की कनेक्शन भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने यह बताया है पूछताछ में कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ने के शुरुआती दिनों में उसकी बात जिस हैंडलर से होती थी उसका गुप्त नाम अबू उक्सा था, जो तुर्की का वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करता था। शुरुआती दिनों में इस हैंडलर ने अपना जो नंबर व्हाट्सएप पर बात करने के लिए दिया था वो +90 का था, लेकिन बाद में इस हैंडलर ने उमर और मुजम्मिल दोनों से सेशन ऐप पर बातचीत करने के लिए कहा ताकि उनकी बातचीत कभी भी लीक ना हो पाए और एजेंसियों को उनकी साजिश की भनक तक ना लगे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने यह भी कबूल कर लिया है कि साल 2022 हैंडलर से मिलने की लोकेशन भी तुर्की चुनी गई थी और जब वो और डॉक्टर उमर तुर्की गए तब जैश ए मोहम्मद के जिन हैंडलर्स से वहां मिले उनमें अबू उकासा मौजूद था। जांच में यह भी पता चला कि डॉक्टरों वाला ये हाइब्रिड आतंकियों का मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप उमर बिन खत्ताब और फरजान दारुल उलूम में जुड़ा हुआ था, जिस पर खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये ग्रुप जैश ए मोहम्मद के थे, क्योंकि इन ग्रुप्स में जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर के पुराने बयान, चिट्ठियां, जिहाद के लिए उकसावे वाली आतंकी सामग्री, आतंक समर्थक पोस्ट किए जाते थे। दिल्ली कार धमाके को लेकर नया जो खुलासा हुआ है, इस घटना के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं
डॉक्टर उमर के करीब 50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज अब तक हाथ लग गए हैं। डॉक्टर उमर ने जब फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री ली, उसके बाद से दिल्ली के किन किन इलाकों से वो होकर गुजरा, कहां कहां वो रुका, क्या कोई ऐसा शख्स था जिससे उसने बात की, मुलाकात की, तमाम जानकारियां सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथ है, खंगाली जा रही हैं। उमर ने कार लेकर दिल्ली के कई इलाकों का भी चक्कर लगाया। मैपिंग के हिसाब से 3 बजे से पहले उमर दिल्ली में कार लेकर कई जगह घूमता नजर आया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उमर पहले फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई जगह देखा गया, वहां से फिर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आया, दिल्ली की अलग अलग जिलों की मैं बात कर रही हूँ, रिंग रोड से, और फिर वहां से वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ गया। उमर नॉर्थ से फिर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार में पहुंचा, कुछ देर के लिए वहां पर रुका, कुछ खाने के लिए लिया सामान, उसके बाद वहां से निकला, दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आया जहां तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया। उसके बाद से वहां से 3:19 पर वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लाल किला पार्किंग में पहुंच गया था। फरीदाबाद में जब पुलिस ने डॉक्टर उमर के ठिकानों पर छापेमारी की तो वो पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया। बचने की कोशिश में उमर कई जगह पर घूम रहा था। आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका भी पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आया। रात हो जाने पर उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर ही रुका और ढाबे पर उसने रात गुजारी, लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकला। रात भर वो ढाबे पर गाड़ी लगाकर गाड़ी में ही सोता रहा। इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए वो फिर वापस फरीदाबाद आया और फरीदाबाद से होकर बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में एंटर हुआ। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बदरपुर बॉर्डर के पास दिल्ली में एंट्री लेते वक्त उमर की तस्वीर भी सामने आई। फरीदाबाद से फरार होने के बाद आतंकी उमर को हर पल गिरफ्तारी का डर सता रहा था, लिहाजा उसने छिपने के लिए महफूज ठिकाने की तलाश की। आतंकी उमर का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें उमर तुर्कमान गेट के पास मस्जिद की तरफ भी जाता हुआ दिखा। उमर ने एक हाथ पैंट की जेब में डाला हुआ है, चलते चलते पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा है, फिर आगे बढ़ जाता है। उमर का ये वीडियो लाल किले की पार्किंग में आने से पहले का है, जब वो मस्जिद गया था। खबर है उमर कुछ देर यहाँ रुका और इसके बाद लाल किले के पास पार्किंग में गया, जहाँ कई घंटे तक रुका रहा और फिर लाल किले के पास धमाके की खबर आई। और अब दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। जांच एजेंसियों को एक ब्रिट्जा कार मिली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले i20 कार जिसमें धमाका हुआ, दूसरी कार इको स्पोर्ट थी लाल रंग की, और अब ये तीसरी गाड़ी है, ब्रिट्जा कार है ये, जो सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं तो जिस तरीके से वो केमिकल की खेप इन आतंकवादियों ने इकट्ठा की थी, इसी तरीके से अब ऐसा लगता है शुरुआती नजर में कि ये कई गाड़ियां भी थी जो इन्होंने ले रखी थी और इन्हीं गाड़ियों में वो विस्फोटक भरकर धमाकों का इनका प्लान रहा होगा। और इसी के तहत एक i20 गाड़ी, एक इको स्पोर्ट गाड़ी और ये अब तीसरी ब्रिट्जा कार है जो सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। दिल्ली धमाकों में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। देखिए 20 के आसपास जो घायल लोग थे उनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई थी और ऐसे में जिंदगी और मौत के बीच जो कुछ गंभीर रूप से घायल जूझ रहे थे, उन्हीं में से एक और शख्स जिसने दम तोड़ दिया और ऐसे में दिल्ली धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 से 13 पर पहुंच गई है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एलएनजेपी अस्पताल गए थे, मरीजों का हालचाल जाना था। गंभीर रूप से जो घायल मरीज हैं उनकी जो इलाज है उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिए गए थे। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं कई घायल, गंभीर रूप से जो घायल हुए, बुरी तरीके से जो झुलसे, और ऐसे में अब उन्हीं में से एक और गंभीर रूप से घायल शख्स जिसने दम तोड़ दिया है। मृतकों की संख्या बढ़ गई है, 12 से बढ़कर अब 13 हो गई है मृतकों की संख्या। तो एलएनजेपी के आईसीयू में ही ये गंभीर रूप से घायल शख्स भर्ती थे, वहीं इन्होंने दम तोड़ा। बीती रात 35 साल के
बिलाल हसन की मौत हो गई है। तो मरने वालों में एक और मृतक बिलाल हसन, उम्र 35 साल, एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गंभीर रूप से बिलाल हसन जख्मी हुआ था। एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में बिलाल हसन थे और बिलाल हसन की भी अब मौत की खबर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 से 13 हो गई है। आपको बता दें, अभी भी कुछ घायल ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और उनमें से कुछ घायल अभी भी आईसीयू में हैं। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी मौत का खतरा टला नहीं है और ऐसे में ये आशंका भी बनी हुई है कि आंकड़ा बढ़ सकता है मृतकों का। और फिलहाल एक और गंभीर रूप से घायल शख्स ने दम तोड़ दिया है। बिलाल हसन इनका नाम बताया जा रहा है, 35 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल के ही आईसीयू में बिलाल हसन भर्ती थे और वहीं इनकी मौत हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं शिवांक से। शिवांक, आईसीयू में ही बिलाल हसन भर्ती थे, किस तरीके के जख्म और कितने हद तक शरीर झुलसा हुआ था, क्या जानकारी मिल रही है? बिलाल हसन ने दम तोड़ दिया है, शिवांक? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जिस तरह से सोमवार को लाल किले के ऊपर ये जो पूरी आतंकी वारदात हुई थी, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि बिलाल हसन नाम का एक व्यक्ति था जिनकी मौत हो चुकी है। आईसीयू के अंदर भर्ती थे वो, कुल 4 लोग कल तक भर्ती थे आईसीयू में, जो गंभीर रूप से ना सिर्फ झुलसे हुए थे बल्कि कई सारे ऐसे अंग थे जो अंदर से मतलब फट गए थे और इंटरनल ब्लीडिंग थी। तो अभी जानकारी ये मिल रही है कि बिलाल हसन नाम के एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई और उसके अलावा 3 अभी भी व्यक्ति ऐसे हैं जो आईसीयू के अंदर ही भर्ती हैं। और बिलाल हसन को लेकर ये जानकारी दी जा रही है कि जिस तरह से धमाके की वो चपेट में आए थे तो उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे जैसे इंटेस्टाइन और उनके जो फेफड़े थे, लंग्स थे, वो काफ़ी हद तक रप्चर हुए थे और जिसकी वजह से काफ़ी उनके इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर लगातार बीते 3 दिनों से उनका इलाज कर रहे थे, बचाने की उन्हें कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि कल बीती रात उनका भी देहांत हो गया। तो अभी देखिए ये स्थिति है एलएनजेपी अस्पताल में, जहाँ पर 20 के आसपास घायलों का लगातार इलाज चल रहा है और उन 20 घायलों में से 3 घायल अभी भी ऐसे हैं जिनका इलाज आईसीयू के अंदर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट की इंटेंसिटी बेहद ज़्यादा थी तो उसकी वजह से कई लोगों को ये शिकायत हुई है कि उनके इंटरनल ऑर्गन या तो हुए हैं रप्चर या तो कान के पर्दे तक लोगों के फटे हैं। तो देखिए ये अब इस वक्त की खबर आ रही है कि एलएनजेपी में जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर अब 13 हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका शिवांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी 3 ऐसे गंभीर रूप से घायल लोग बताए जा रहे हैं जो अभी भी एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में हैं और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में जिस संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश की जा रही थी, फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के एक गांव खंदावली से उसे बरामद कर लिया है। जांच एजेंसियों ने वहां से एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। दरअसल ये वही कार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। ये कार उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है। उमर वही शख्स है जो दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां आतंकी डॉक्टर उमर के करीबियों और अल फलाह यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टाफ जो डॉक्टर उमर को जानते थे उन सभी से पूछताछ की गई। वहीं पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियां डॉक्टर उमर के बेहद करीबी एक ऐसे शख्स तक पहुंची हैं जो उमर का ड्राइवर भी है और उसका बेहद करीबी भी बताया जा रहा है। जब जांच एजेंसी ने ड्राइवर से पूछताछ की और उससे दूसरी गाड़ी के बारे में जानकारी मिली, ड्राइवर ने बताया लाल रंग की इको स्पोर्ट कार उसने फरीदाबाद के खंडावली गांव में अपनी बहन के घर पर खड़ी की, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इस कार को बरामद किया। दरअसल पुलिस इस बात का पता लगा रही थी कि कहीं लाल कार में कोई विस्फोटक तो नहीं है और यही वजह थी कि लगातार लाल रंग की इको स्पोर्ट कार की तलाश भी की जा रही थी। पुलिस की 5 टीमें इस कार को तलाश कर रही थीं। यूपी हरियाणा की पुलिस को भी इस कार को लेकर अलर्ट किया गया था। तो फरीदाबाद से बरामद इको स्पोर्ट कार की जांच तेज की गई है। फरीदाबाद के खंडावली गांव में ये गाड़ी मिली है
और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार, एफएसएल की टीम ने इसकी जांच की, एनएसजी टीम ने इसकी जांच की और फिर इस गाड़ी को टो करके ले जाया जाएगा। तो फरीदाबाद के खंडावली गांव एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है। इससे पहले एनएसजी की टीम पहुंची थी और एनएसजी की टीम ने यहां पहुंचकर अच्छे से इस पूरी गाड़ी की तलाशी ली थी, छानबीन की गई थी। किसी तरीके का कोई संदिग्ध सामान इस गाड़ी में तो नहीं है, इसकी जांच पड़ताल कर ली गई थी। अब एफएसएल की टीम यहां पहुंची है मौके पर और वो भी इस गाड़ी में अब अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। देखिए एफएसएल की टीम को जो फॉरेंसिक टीम है उसे इस गाड़ी से किस तरीके के सबूत मिलते हैं, क्या इस गाड़ी का भी इस्तेमाल विस्फोटक ले जाने लाने में किया गया, केमिकल ले जाने लाने में किया गया, किस तरीके के कोई ट्रेसेस केमिकल के विस्फोटक के इस गाड़ी में मिलेंगे क्या, अब ये सब एफएसएल की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल की मौके से रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के खंडावली गांव में और ये वही गांव है जहां पर लाल कलर की इको स्पोर्ट्स कार लवारिस अवस्था में यहाँ पर मिली थी और ये वही इको स्पोर्ट्स कार है जिसकी तलाश तमाम एजेंसियां कर रही थी। दिल्ली पुलिस कर रही थी, हरियाणा पुलिस कर रही थी और यूपी पुलिस कर रही थी, क्योंकि दिल्ली जो धमाका हुआ लाल किले के सामने i20 कार के अंदर, उस कार के साथ साथ ये कार भी दिल्ली के अंदर एंटर हुई थी और तमाम जगह उसी कार के साथ घूम रही थी। तो तब से ही तमाम एजेंसियां इस कार की जो है वो ढूंढने में लगी हुई थी। उसके बाद कल देर शाम ये खंडावली गांव में मिलती है और फिर उसके बाद इस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। और इस समय आप देख रहे हैं कि कार की जांच के लिए सीएफएसएल की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। एनएसजी की टीम पहले यहां पर पहुंची, उसके बाद यहां पर अब आप देखेंगे एनएसजी की टीम रवाना हो चुकी है। स्थानीय पुलिस यहां पर मौजूद है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एटीएस की जांच कानपुर तक भी पहुंच गई है। यूपी एटीएस ने कानपुर के एक डॉक्टर आरिफ को भी हिरासत में ले लिया है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली और उसके बाद एटीएस ने यह कार्रवाई की है। एक फ्लैट में आरिफ भी रहता था अपने एक साथी के साथ और इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं कन्हैया जी, वो हमारे साथ हैं। आप इसके मालिक हैं जी। कितने समय पहले आरिफ यहाँ आया रहने? मेरे को पहले अभिषेक जी आए थे। अभिषेक कौन है? अभिषेक इनके साथ पार्टनर है कार्डियोलॉजी में, वो भी डॉक्टर हैं? हाँ। तो अभिषेक जी ने 1 महीना लगभग हुआ इनको लाए थे। अच्छा। ये मेरे साथ कार्डियोलॉजी। कितने पहले से यहाँ रह रहे हैं? 3 महीने पहले। अभिषेक 3 महीने से रह रहे हैं और ये 1 महीने पहले आए? 1 महीने पहले। अभिषेक ने क्या कहा आपसे? आप 1 महीने पहले कहा कि भाई हमारे साथ कार्डियोलॉजी में हैं, चूँकि 3 कमरे का फ्लैट है, मेरे साथ के पार्टनर हैं, रहेंगे। कितने रुपए किराया था? 27,000 रुपये। 27,000 रुपए। तो आधा आधा दोनों लोग देते। अच्छा, तो 1 महीने पहले जब आए तो कोई जांच वांच कराया अपने, कौन आदमी आ रहा है रहने, क्या करने? नहीं, कोई नहीं आता था। अभिषेक विवेक इनसे पूछिए, किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि लगी थी क्या कि किसी तरह के यहाँ पर गलत लोग आते थे? आधार कार्ड उन्होंने दिया जम्मू कश्मीर का, तो मेरे बेटे ने चेक किया, ओके था। अच्छा बताइए, यहाँ पर क्या कोई आपको संदिग्ध एक्टिविटी कभी कोई लगी या कोई ऐसा वैसा आदमी आता हो जिसको लेकर कभी कोई मन में शंका हुई? कभी उसके पास कोई बंदा आता ही नहीं था, ना ही उसका कोई कोरियर आता था, ना कोई सामान आता था, ना उनसे कोई पूछने आता था, ना ही वो कभी हम लोगों से बात करता था। अच्छा, बातचीत भी नहीं करता था आपसे? कभी नहीं। ऊपर से उतरा, ओला बाइक आई, बैठा, चला। किस समय आता था, किस समय जाता था। तो सिर्फ हॉस्पिटल तक ही आना जाना था और भी आने जाने का था? रात में आने का देर समय तक कुछ ऐसा भी कुछ? अब चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं, उनकी कोई टाइमिंग नहीं थी। अब वो किस समय आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उनका फ्लैट अलग था। विवेक, हमारे साथ आसिफ भी जुड़े हुए हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हमें जानकारी देंगे। आसिफ, अगर बात की जाए इस डॉक्टर आरिफ की, बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ये भी जम्मू कश्मीर गया था। कश्मीर में गया था, ये कहाँ रुका था, किससे मिला था, कोई जानकारी? देखिए, मैं इस समय चंदन आरिफ के घर पे ही मौजूद हूँ। उनका घर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के काजीगुंड इलाके में, खैरगुंड इलाके में, और जो पीछे मकान देख रहे हैं यही वो मकान है जहां इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम अंदर परिवार वालों से बातचीत कर रही है। लेकिन डॉक्टर आरिफ के बारे में बता दूं कि वो खुद एक पुलिस परिवार से बिलोंग करता है। उसके पिता जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत हैं और इस समय उनकी पोस्टिंग जम्मू में है, जबकि 4 भाई बहन हैं। डॉक्टर आरिफ के तकरीबन 2 महीने पहले ही उनकी सगाई हुई थी और अगले साल शादी भी होने वाली थी और उनके माँ से हमारी बात हुई
ऑफ कैमरा ही बात हुई तो उनकी मां ने हमको ये बताया कि कल तकरीबन 3:45 बजे वीडियो कॉल पे उनकी डॉक्टर आरिफ से बात हुई थी और डॉक्टर आरिफ ने उनको कानपुर आने के लिए बोला था और बोला था कि अगले महीने आ जाओ, अब फ्लाइट ले लिया है मैंने, आप यहाँ आके रह सकते हो। और शाम 6 बजे के करीब उसकी मंगेतर के साथ भी बात हुई। इस बाबत जानकारी भी हमको यहाँ परिवार की तरफ से दी गई और परिवार इस समय काफी शॉक में है, ये सोच के कि जब आज सुबह उनको कानपुर पुलिस की तरफ से ये जानकारी मिली कि आरिफ को कानपुर एटीएस ने पकड़ा है और उसके कनेक्शंस डॉक्टर शाहीना और डॉक्टर परवेज जो कि दिल्ली बम धमाकों में आरोपी की लिस्ट में शामिल हैं उनके साथ थे। लेकिन यहाँ पे परिवार का ये कहना है कि वो कार्डियोलॉजी में थे। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से अभी तक जो निकल करके बातें सामने आई हैं इसमें किसी भी परिवार को ये इल्म नहीं था, अंदाजा नहीं था कि उनके बच्चे जो हैं इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। क्या कोई संकेत मिला है, कोई जानकारी मिली है कि आरिफ की क्या भूमिका रही है इस पूरे टेरर नेटवर्क में? साथ ही और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? क्या कुछ और डॉक्टर्स भी हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के जो कि इस लिस्ट में शामिल हों? देखिए, आज सुबह तड़के भी जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट ने तकरीबन 15 जगह पे जो छापेमारी की थी उसमें 2 डॉक्टर्स भी हैं जिनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कल दिन में भी 3 अन्य डॉक्टर्स को जो हिरासत में लिया गया था उसमें से एक डॉक्टर को छोड़ दिया गया, जबकि 2 डॉक्टर अभी भी पुलिस की हिरासत में, उनसे पूछताछ हो रही है। और ये जो है जम्मू कश्मीर पुलिस सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि क्या इस नेटवर्क में और डॉक्टर्स शामिल हैं। लेकिन कुल मिला के देखिए तो जितने भी सवालों के जवाब अभी तक सामने आए हैं लेने जरूरी हैं और इसी वजह से लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है डॉक्टर शाहीन का। हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया। उसी की कार से पुलिस को असॉल्ट राइफल बरामद हुई। माना जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन का विदेशी संगठनों से कनेक्शन है, साथ ही वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। लखनऊ की शाहीन की कहानी का एक अहम हिस्सा कानपुर से भी जुड़ा हुआ है। उसने 7 साल कानपुर में गुजारे, जहां उसने पढ़ाई भी की और वहां डॉक्टर भी रही। उसके पूर्व पति कानपुर में ही रहते हैं और शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात से भी पुलिस ने पूछताछ की है। खुफिया एजेंसियों ने शाहीन की भूमिका को लेकर कई एंगलों से पड़ताल शुरू की हुई है। तो देखिए, डॉक्टर शाहीन एक अहम कड़ी है। बताया यह जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का ये जो लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें डॉक्टर्स को शामिल किया गया है, इसकी महिला ब्रिगेड बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन को सौंपी गई थी और डॉक्टर शाहीन भी इसका अहम हिस्सा है। उसके पास से असॉल्ट राइफल बरामद हुई है और ये जो पूरा नेटवर्क है जिसने कि इस धमाके को अंजाम दिया, एक बड़ी साजिश की गई थी देश को दहलाने की, लेकिन यह साजिश नाकाम हो गई। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई और उन गिरफ्तारियों से बौखलाया हुआ उमर जो कि गाड़ी में विस्फोटक लेकर के घूम रहा था, अचानक से ब्लास्ट हुआ और इसमें 12 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक बड़ा खतरा ये लोग बन करके उभरे हैं और इसमें सबसे हैरतअंगेज बात यह रही है कि डॉक्टर जो कि पढ़े लिखे हैं और पूरी तरह से एक व्हाइट कॉलर जॉब में थे, उनके इस तरह टेरर नेटवर्क में शामिल होना बहुत चौंकाने वाली बात थी। दरअसल धमाके वाली कार में उमर ही था, यह बात साफ हो चुकी है क्योंकि डीएनए मैच हो चुका है। कानपुर से एटीएस ने डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया है। बड़ी अपडेट जो 10 है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ फरीदाबाद से संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई है। इस कार की भी लंबे समय से तलाश की जा रही थी, लगातार सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही थी। साथ ही अल फला यूनिवर्सिटी में उमर और मुजम्मिल की डायरी भी बरामद की गई है। ये वो नाम जो कि अब लगातार एजेंसियां इनके बारे में हर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। डायरी से यह खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने कई जगहों पर धमाके का प्लान बनाया हुआ था। मुजम्मिल और उमर का तुर्की कनेक्शन भी सामने आया है। तुर्की में जैश के हैंडलर अबू कासा से मिले थे उमर और मुजम्मिल, यानी लंबे समय से देश को दहलाने की ये साजिश रच रहे थे। और इनके बाद अब जब एक बार खुलासा हुआ, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई, तो उसमें बौखलाए हुए उमर ने ये गाड़ी लेकर के वो भाग निकला था। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही बैठक खत्म हो गई है। करीब 1.5 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक चली है। गृह मंत्रालय और खुफिया विभाग के अफसर मौजूद रहे हैं। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। आतंकियों के खिलाफ रणनीति पर लगातार मंथन हो रहा है, किस तरह से इस नेटवर्क की पूरी पड़ताल की जाए। करीब 1.5 घंटे तक इस पर उच्च स्तरीय बैठक चली है। सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करने के उपायों पर विचार किया गया है। गृह मंत्रालय और खुफिया विभाग के अधिकारी इस अहम बैठक में मौजूद रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चली बैठक तकरीबन 1.5 घंटे तक चली है। उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्रालय और खुफिया विभाग के अफसर मौजूद रहे हैं। तमाम एजेंसियां
ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक इकट्ठा कर लिया गया, कहां चूक हुई, आगे किसी भी तरह की ऐसी कोई चूक ना हो, यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही है। गृह मंत्रालय और खुफिया विभाग के अफसरों के साथ गृह मंत्री ने बैठक की है। इससे पहले भी कई राउंड की बैठक हो चुकी है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। अलग अलग एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में लगी हुई हैं कि आतंक का ये जो टेरर नेटवर्क है इसको समूल नाश किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी डॉक्टर उमर का एक और वीडियो सामने आया। दिल्ली में एंट्री करते हुए उमर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बदरपुर से दिल्ली में दाखिल होने का उमर का यह वीडियो सामने आया है। लगभग 50 सीसीटीवी अभी तक दिल्ली पुलिस और एजेंसियों के पास है और इसमें यह जो वीडियो सामने आया है, ये जब बदरपुर के रास्ते ये दिल्ली में घुस रहा था तब की तस्वीर है। सफेद रंग की गाड़ी और जो उमर चला रहा था, इसी उमर ने फिर थोड़ी देर बाद दिल्ली में चांदनी चौक के पास इस धमाके को अंजाम दिया था। गाड़ी का नंबर भी देखा जा सकता है और आतंकी डॉक्टर उमर का ये नया वीडियो सामने आया है। कुल 50 वीडियो अब तक इकट्ठा किए गए हैं। पूरी तरह से जो उसका रूट था ये सामने आ चुका है। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर से फरीदाबाद से होते हुए जब वो घुस रहा था उस वक्त उसने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था, अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दरअसल एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही थी, धरपकड़ हो रही थी, विस्फोटक बरामद हो चुके थे और ऐसे में अपनी पहचान छुपा करके ये लगातार गाड़ी लेकर के घूम रहा था। और जब ये दिल्ली में घुसा था उस वक्त की ये तस्वीर, चेहरे पर उसने मास्क लगाया हुआ है अपनी पहचान छुपाने के लिए। और इसके साथ साथ अगर गौर से देखें इस वीडियो को, बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो इसमें पीछे बैग भी रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी बैग में वो विस्फोटक था जो कि चांदनी चौक में ब्लास्ट कराया गया था। इसी में वो विस्फोटक रखा गया था जिसने 13 लोगों की जान ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आप वो गाड़ी एक बार फिर से देख सकते हैं जो बदरपुर से, आपको बता दें कि बदरपुर बॉर्डर कहा जाता है, ये इलाका फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ता है। और हमारे सहयोगी मनोज इस बड़ी खबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत सारे सीसीटीवी सामने आए हैं, उसमें ये सीसीटीवी भी है जिसमें बैग भी साफ साफ नजर आ रहा है बदरपुर बॉर्डर से जब घुस रहा था उमर। जी बिल्कुल, देखिए 10 तारीख की ही फुटेज है। सुबह 8:02 पर जब उमर ने बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर एंट्री की है और उस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि उसने मास्क लगाया हुआ है, वो चेहरा नहीं दिखाना चाहता है। और पीछे अगर आप देखेंगे फुटेज में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि एक बड़ा बैग रखा हुआ है और एजेंसी जो है वो यही मानकर चल रही हैं कि इसी बैग के अंदर विस्फोटक था और इसी विस्फोटक की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। एक एक करके लगातार कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। तमाम अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है वो सामने आ रही है और एजेंसी अब ये पता करने में जुटी हुई है कि क्या इस दौरान उमर किसी से मिला था या फिर नहीं मिला था, क्योंकि उसकी जो जर्नी थी वो काफ़ी लंबी रही। सुबह 8:02 पर वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो गया था। उसके बाद उसकी मूवमेंट जो थी वो अलग अलग लोकेशन पर ट्रैक की गई। वो यहाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा, उसके बाद वो मस्जिद भी गया, मस्जिद के बाद वो अशोक विहार भी गया, यानी कि दिल्ली की अलग अलग इलाकों में वो घूमता रहा। और मनोज, यहाँ एक बड़ी चिंताजनक पैटर्न निकल करके सामने आता है। पूरे दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में वो घूमता रहा, उसके पास विस्फोटक था और कहीं भी सिक्योरिटी चेक में, कई जगह वो पार्किंग में भी घुसा, लेकिन कहीं भी सिक्योरिटी चेक में जो है ये चीज डिटेक्ट नहीं की जा सकी है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से नए सिरे से असेस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से वो विस्फोटक लेकर पूरी दिल्ली के अंदर घूमता रहा, हरियाणा में घूमता रहा, मुंबई का एक्सप्रेस वे पर गया, उसके बाद वो वापस लौटा, यानी कि तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा विस्फोटक लेकर के किस तरीके से वो घूमता रहा। फ़ोन का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन एजेंसीज जो हैं अब वो ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि जिस दौरान वो दिल्ली के अंदर आया था या उससे पहले वो पीछे फरीदाबाद से निकल करके एक्सप्रेस वे की तरफ गया था, इस दौरान वो किसी से मिला था या फिर नहीं मिला था। इसके लिए 50 से ज्यादा फुटेज तो अभी तक एजेंसीज ने बिल्कुल मनोज, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसके जवाब एजेंसियों को तलाशने हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज पर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।